सब हैरान थे जब धीरूभाई अंबानी ने कहा कि वो उस गुजरात के इस सूखे रेगिस्तान में, जहां ना तो रोड है, ना पानी है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पर एक ऑयल रिफाइनरी बनाना चाहते हैं। और वो भी कोई छोटी मोटी ऑयल रिफाइनरी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी। जी हाँ, सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की। जिस प्रोजेक्ट को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इम्पॉसिबल मानती थी, आज उसी ऑयल रिफाइनरी के दम पे इंडिया के पेट्रोल, डीजल, LNG, केरोसिन और भी कई बड़ी इंडस्ट्रीज टिकी हुई है। गुजरात की ये जामनगर रिफाइनरी काफी तगड़ी चीज है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बट आज की इस वीडियो में हम इसी रिफाइनरी के बारे में जानने वाले हैं। आखिर इसे बनाया क्यों गया, इसको बनाना इम्पॉसिबल क्यों था, इसको बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आए, दुनिया का रिएक्शन क्या था, और फाइनली इसके बनने के बाद इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। आज रिलायंस को लोग टेलीकॉम, रिटेल, एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स के जायंट के रूप में देखते हैं। लेकिन 1960 से लेकर 1970 तक रिलायंस एक टेक्सटाइल, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हुआ करता था। धीरूभाई अंबानी पॉलिस्टर और यार्न का बिजनेस करते थे। उनकी कमाल की थिंकिंग थी। उनका मानना था कंट्रोल द एंटायर वैल्यू चेन, यानी कि अगर आप फैब्रिक बनाते हो तो पॉलिस्टर भी खुद ही बनाओ, अगर आप पॉलिस्टर बनाते हो तो यार्न भी खुद ही बनाओ, और अगर यार्न बनाते हो तो उसके रॉ मटेरियल्स भी खुद ही प्रोड्यूस करो, और अगर रॉ मटेरियल्स पेट्रोकेमिकल से आते हैं तो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स भी खुद ही बिल्ड कर दो। मतलब बिजनेस की हर लेयर अपने कंट्रोल में लाओ। दिस इज नोन एज वर्टिकल इंटीग्रेशन। और धीरूभाई अंबानी ने एग्जैक्टली यही किया। और फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि पेट्रोकेमिकल्स का वो मटेरियल आखिर आता कहां से है, और उनको जवाब मिला क्रूड ऑयल रिफाइनरी से। और यहीं पर धीरूभाई अंबानी को उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। असल में 1990s में इंडिया की इकोनॉमी लिबरलाइज हो रही थी, जिस वजह से पेट्रोल और डीजल की डिमांड भी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन उस समय प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के पास सफिशिएंट रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं थी। मतलब इंडिया क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करती थी और साथ में रिफाइंड फ्यूल्स भी। और यहाँ पर धीरूभाई अंबानी को एक बड़ा मार्केट कैप दिखता है। उन्होंने सोचा कि रिलायंस अगर एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाए तो कंपनी एंटायर वैल्यू चेन कंट्रोल कर सकती है। क्रूड ऑयल से लेके पेट्रोलियम तक सब रिलायंस के हाथ में होगा। लेकिन धीरूभाई अंबानी का प्लान सिंपल ऑयल रिफाइनरी बनाने का नहीं था, बल्कि वो दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल रिफाइनरी बनाना चाहते थे। ये सुनने में तो आसान लगता है कि अगर किसी के पास इतना पैसा है तो वो आराम से बना सकता है, लेकिन एक्चुअल में इसको बनाना काफी मुश्किल होने वाला था। यहीं से असली मुश्किलें स्टार्ट होती हैं। धीरूभाई अंबानी के इस डिसीजन के चलते वो एक ऐसी बंजर जमीन फाइनल करते हैं रिफाइनरी बनाने के लिए, जहां ना तो बिजली थी, ना रोड थी, और ना ही पीने के लिए साफ पानी थी, तो बस बंजर जमीन। ये जगह है गुजरात के जामनगर की, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनने वाली है। और इस गांव का नाम है मोटी खावड़ी। आखिर इस लोकेशन को क्यों चूज करा गया? जामनगर गुजरात के कोस्टल एरिया के पास पड़ता है, मतलब डायरेक्ट एक्सेस ऑफ अरेबियन सी, ताकि देश विदेश से आने वाली बड़ी शिप्स वहां पर आके क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकें। और दूसरा रीजन था कि वहां पे जमीन काफी सस्ती मिल रही थी, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए अनलिमिटेड स्पेस। और इन सब के बीच वो एक और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाएंगे। और अब यहाँ असली चैलेंज स्टार्ट होने वाला था। वो सिर्फ सबसे बड़ी ही नहीं बल्कि सबसे कॉम्प्लेक्स ऑयल रिफाइनरी भी बनाना चाह रहे थे। कॉम्प्लेक्स यानी कि जो अलग अलग तरह के क्रूड ऑयल्स को रिफाइन कर सके और उनसे काफी तरह के हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बना सके, इनफैक्ट सबसे खराब क्वालिटी के ऑयल्स तक को भी। 1996 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। मोटी खावड़ी के अप्रोक्स 5000 एकड़ की बंजर जमीन पर इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था। यहाँ पे हजारों वर्कर्स और हंड्रेड्स ऑफ इंटरनेशनल इंजीनियर्स काम कर रहे थे। एक डेजर्ट जैसे एनवायरमेंट पर 50,000 लोग काम कर रहे थे। जून 1998 गर्मी के दिन थे, और एक सुबह मोटी खावड़ी के एक रीजन में एक सीवियर साइक्लोन आता है, जिसने की लगभग 60 वर्कर्स की जान ले ली और काफी एरिया को बर्बाद कर दिया। मजदूरों के लिए जो सेमी परमानेंट हाउसेस बनाए गए थे वो भी उड़ चुके थे। ऑन साइट काफी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी रिलायंस टीम ने हार नहीं मानी। ऐसे कंडीशन में अक्सर प्रोजेक्ट को रोक दिया जाता है, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने इस काम को फिर से शुरू करवाया। थोड़ा डिले हुआ, लेकिन फिर भी ये अपनी उसी स्पीड से एक बार फिर चालू हो गया, और फाइनली सिर्फ 33 मंथ्स में पूरी ऑयल रिफाइनरी बन के तैयार हो जाती है। इतने कम टाइम में बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सब लोग हैरान थे। इनफैक्ट आप इस स्टेट्स को देखिए। जामनगर रिफाइनरी का कैपिटल कॉस्ट पर टन एशिया के कंपेरेबल रिफाइनरी से 40% चीपर था। मतलब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ जल्दी ही खत्म नहीं करा, बल्कि कम पैसों में बना दिया। और यहाँ पर रिलायंस ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। 28 दिसंबर 1999 में रिलायंस की ये ऑयल रिफाइनरी ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी, और उस मोमेंट पर इंडिया की रिफाइनरी कैपेसिटी में 25% का जंप देखने को मिला, वो भी सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्ट की वजह से। रिलायंस ने यहाँ न्यू बेंचमार्क सेट कर दिया था। जामनगर की इस रिफाइनरी की पावर जानने के लिए इनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स जानते हैं। यहाँ पर 14,000 किलोमीटर तक की लंबी केबल्स लगाई गई थी, जो कि इंडिया की कोस्ट लाइन से 2 गुनी है। यहाँ पर 5,000 किलोमीटर तक की पाइपलाइंस बिछाई गई थी, यानी कि मुंबई से लेकर कोलकाता तक के डिस्टेंस के 2 गुना। यहाँ पर 1 लाख मैट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील यूज किया गया था, जिससे कि 60 आईफल टावर बन सकते हैं। इस साइट के लिए 170 किलोमीटर लंबी रोड्स बनाई गई थी। 1.7 मिलियन क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट लगा था। 43 चिमनीज और फ्लेयर्स बनाए गए थे, जिनमें कुछ तो कुतुब मीनार से भी 2 गुना लंबे थे। और सिर्फ
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के वक्त 75,000 फैमिलीज के लिए घर बनाया गया था और कम्युनिकेशन के लिए उस वक्त की इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क भी यहीं बनाया गया था। आइए अब जानते हैं कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया पे। पहले इंडिया एक फ्यूल डेफिशिएंट नेशन की तरह देखा जाता था। बाद में अकेले सिर्फ इस रिफाइनरी से ही 25% ऑयल आने लगा। जब जामनगर रिफाइनरी स्टार्ट हुई तो कैपेसिटी थी 5,60,000 बैरल्स पर डे की, जो कि इतनी बड़ी थी कि ये इंडिया फ्यूल डेफिशिएंट नहीं रहा। और जहां इंडिया को रिफाइंड ऑयल्स इंपोर्ट करने पड़ते थे, अब वही इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहा था। 6 जुलाई 2022 में उन्होंने आखिरी सांसें ली और फिर इस जामनगर रिफाइनरी की लीडरशिप मुकेश अंबानी को दे दी गई। इस रिफाइनरी के 10 साल की सक्सेस के बाद उन्होंने हिस्ट्री रिपीट करने की सोची और उन्होंने सोचा कि वो पहले से और बड़ी रिफाइनरी बनाएंगे। जामनगर में ही दूसरी एक और उससे भी बड़ी रिफाइनरी। ये रिफाइनरी काफी पावरफुल थी विद अ कैपेसिटी ऑफ 580,000 बैरल पर डे। इसको मेनली एक्सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया था और इसको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बनाया गया था, जिसमें इसको टैक्स एडवांटेज, एक्सपोर्ट मैकेनिज्म और रेगुलरली बेनिफिट्स मिले। अगर इन दोनों के कंबाइंड कैपेसिटी की बात करें तो वो है 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे, जो कि एक काफी बड़ा नंबर है। वेल दोस्तों, ये थी जामनगर रिफाइनरी की स्टोरी। आज रिलायंस एम्पायर बहुत बड़ा हो चुका है और ये जामनगर रिफाइनरी उसमें से बस एक छोटा सा हिस्सा था। अगर आपको पूरे रिलायंस एम्पायर के बारे में जानना है कि उसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें, कमेंट में अपना ओपिनियन दें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।